अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी तो स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है ना वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। बेटे वो किस तरह? क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने कॉमन मुश्तरक बात जो है वो बेटे कंसीडर की थी वो क्या थी कि जो बॉडी है जिसको हम कंसीडर किए हुए हैं वो बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो बेटे देखें, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटे याद रखिएगा, ये जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना उनमें ये बात जो है वो कंडीशन के तौर पर एज अ कॉमन हम यूज़ करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही सिर्फ उन बॉडीज़ की मोशन के लिए हैं जिनकी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो बेटे इस तरह की मोशन को हमने ग्राफिकल एनालाइज करके यहाँ पर आप लोगों के सामने ड्रा किया है। बेटे हम ग्राफिकल एनालिसिस करते वक्त स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। बेटे आप लोगों को बेहतर पता है कि जो स्पीड है वो चूँकि हम वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और जो टाइम है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। तो बेटे यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब बेटे हमारे पास जो है सिचुएशन क्या है वो समझ लें। बेटे ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि हमारे पास बेटे एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये वाली, तो इसकी जो हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की है वो वी आई है और कुछ टाइम जब गुजरा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करके वी एफ तक जाम पहुँची है। इसी बॉडी की जो मैंने स्टार डाला है ये एक बॉडी है जिसकी इनिशियल पे शुरू पे वेलोसिटी वी आई थी। बेटे कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करके फाइनल वेलोसिटी वी एफ बन गई है। बेटे इस ड्यूरेशन में जो एक्सेलरेशन रहा है वो बेटे वही बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा है। तो बेटे अब हमने इसको ग्राफ के अंदर ड्रा कर देना है। जी बच्चों, ये देखें, ये शुरू पे इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी आई थी। अब बेटे जैसे ही टाइम गुजरता गया ना, ये टाइम आगे जा रहा है, जैसे ही टाइम गुजरता गया ना तो ये वेलोसिटी इंक्रीज़ करना शुरू हो गई है। तो कुछ टाइम टी गुजरा है तो उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वी एफ रह गई है। अब बेटे इन पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं, रेजोल्यूशन का अमल करने के बाद बेटे आप लोगों के सामने ये ग्राफ इस शेप में आ जाएगा। बेटे अब इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, यहाँ पर यूजली ओ ही रखते हैं, ओरिजिन का मतलब होता है इसका ओ। यहाँ पर बेटे ए बी सी और ये डी, बेटे इसकी हमने हर एक पॉइंट को नाम दे दिए है। अब बेटे यहाँ तक बिल्कुल हम जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थे तभी हमने ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है वो सिचुएशन कंसीडर करते सेम तर्ज पे पड़ी थी। अब बेटे थोड़ा सा आगे चलने तक भी ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। अब बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया है ना उसको फाइंड किया था और हमने कहा था ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इस तरह आएगा कि इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर भी यही है, सिर्फ फ़र्क कितना है बेटे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस पार्ट को यानी कि ट्रायंगल को अलग स्टडी किया था और रेक्टेंगल को अलग स्टडी किया था। यानी कि इस शेप को अलग से हमने एरिया कैलकुलेट किया था इसका, और इस ट्रायंगल का हमने अलग से एरिया फाइंड किया था। फिर एंड में इन दोनों को सम अप करके तो ये टोटल समराइज़ किया था। बेटे इसमें हमने टोटल एज अ होल इस शेप को स्टडी करना है यानी कि ओ ए बी डी का। बेटे उससे पहले हम इस ग्राफ का जो बायोडाटा है ना वो एक जगह पर कंक्लूड करके लिख लेते हैं, क्योंकि बेटे ये वाली वैल्यूज़ जो है वो आगे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। बेटे ये मैं जल्दी से इसलिए करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम 2 दफ़ा भी हमने यही वैल्यू सेम यूज़ की थी, तो अभी भी वही यूज़ करनी है। जी तो मेरे बच्चों, इस ग्राफ से जो वैल्यूज़ निकल सकती थी वो मैंने लिख दी हैं। ओ ए इज़ इक्वल टू सी डी। अब ज़रा शेप पे ध्यान दें कि ओ ए और सी डी कहाँ हैं। बेटे ये एक रेक्टेंगल है ना चौक, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो ओ ए विल बी इक्वल टू सी डी। ये अपोजिट पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होंगी और बेटे ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैंने इसका नाम इनिशियल वेलोसिटी वी आई लिख दिया है। अब बेटे ओ डी विल बी इक्वल टू ओ सी, ओ डी विल बी इक्वल टू ए सी। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये रेक्टेंगल की आमने सामने वाली पैरेलल साइड्स हैं तो ये आपस में इक्वल होती हैं। अब बेटे ये चूँकि टाइम एक्सिस के अलॉन्ग ओ डी है तो हमने ओ डी की वैल्यू टी रखी। अब ओ डी और ए सी चूँकि आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास टी ही आ गई हैं। अब बेटे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारे पास वी एफ़ है। ये बेटे फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ़। तो बी डी जो हमारे पास डिस्टेंस है बेटे वो किसकी इक्वल आ गया? वी एफ। बेटे हमने इन इक्वेशंस को नाम दे देना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
3 होगी। अब बेटे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये बी डी जो डिस्टेंस है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इनका सम है, यानी कि बी डी में दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, एक बी सी प्लस सी डी, यानी कि अगर ये टोटल 10 है तो 5 + 5। बेटे इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, देखें जी, बी सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू बी डी। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखें ज़रा, बी सी के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू है नो। सी डी की हमारे पास ये वैल्यू रही वी आई, बेटे ये मैंने लिख दी वी आई विल बी इक्वल टू बी डी की हमारे पास वैल्यू है वी एफ, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गई। बेटे ये एज इट इज़ हम लिख देंगे प्लस बी सी। अब बेटे ये चूँकि हमारे पास नहीं है, वी आई हमारे पास गिवन थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको रीअरेंज करेंगे तो उसके बाद देखिए जी बेटे ये बात आ गई है, बी सी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इक्वेशन नंबर 4। बेटे ये हमने सारा काम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया था। अब एक और बात आपको याद होगी, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसको मैथमेटिकल तरीके से यूँ लिखते हैं जी बच्चों, फ्राम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बेटे इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। रीअरेंज किस तरीके से करना है कि टी नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी जी? तो बच्चों ये मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है, टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। तो बेटे ये हमारे पास जितने भी इस ग्राफ से बायोडाटा कंक्लूड हो सकता था वो हमने करके इसको एक जगह पर जो है वो समरी की शेप में लिख दिया। अब बेटे ये इसलिए लिखा था क्योंकि ये यूज़ होगा। अब बेटे फर्दर हम जो है वो इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी बच्चे। तो इसके बाद फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने बेटे जो बॉडी मूव कर रही थी ना, इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना वो हमने कैलकुलेट करना है। इस ग्राफ से इस मोशन को स्टडी करते हुए हमने उस बॉडी की मोशन के दौरान जितने भी जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग हुई है वो कैलकुलेट करनी है। हेंस मीन्स दैट कि हमने एस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जी। तो बच्चों, नो टोटल डिस्टेंस travel by the body is given by the total area OABD under graph S। मतलब क्या हुआ इस बात का कि बेटे जो इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना वो किसकी इक्वल होगा, टोटल एरिया अंडर OABD। इधर ज़रा ग्राफ पे आ जाए कि बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे पास ग्राफ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है OABD। अब इस पर सी पॉइंट को भूल जाएं एक लम्हे के लिए, हम इस शेप को डिस्कस करने जा रहे हैं OABD। अच्छा जी, तो हमने बेटे इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब वो फाइंड करने के लिए हम इस लाइन के नीचे जितना भी ये जिस नंबर मैं लाइन लगा रहा हूँ शेडेड एरिया कह लें, ये शेडेड एरिया का हमने एरिया फाइंड करना है। बेटे यही हमने सेकंड इक्वेशन हम मोशन में किया था, लेकिन वहाँ पर हमने इसको अलग से स्टडी किया था, इस नीचे वाली रेक्टेंगल को और ट्रायंगल को अलग अलग से एरिया कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर हमने इस पूरी शेप को जो है वो स्टडी करना है। अब बेटे इस तर्ज की जो शेप होती है इसको हम नाम क्या देते हैं, यानी अगर ये वाली लाइन आप लोगों के सामने ना हो तो अब आप लोगों के सामने ये वाली शेप बच गई है OABD, ये वाली शेप। बेटे इस तरह की शेप को हम नाम देते हैं ट्रेपीजियम का। किसका जी? ट्रेपीजियम का। अब बेटे ट्रेपीजियम शेप की क्या पहचान होती है, इसकी बेटे दो साइड्स ना आपस में पैरेलल होती हैं। इक्वल नहीं कहा बेटे, पैरेलल का है, यानी कि ऐसी दो लाइन जो आपस में मिल ना रही हों, जिनके आपस में डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट के ऊपर इक्वल हो, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। इक्वल नहीं कह रहा, देखें इक्वल में तो ये छोटी है ये बड़ी है, ये पैरेलल ज़रूर है, यानी कि OA लाइन BD के पैरेलल है। और इनमें से एक जो है वो बाकी जो दो लाइनें बच जाती हैं ये आपस में एक तो पैरेलल नहीं होती, और इनमें से जो दो पैरेलल लाइन होती इनमें एक लाइन पैरेलल लाइन से 90 के एंगल बना रही होती है। ये देखें इस तरह की जो शेप है इसको हम ट्रेपीजियम शेप कहते हैं। तो यही बेटे हमने यूज़ करनी है, इसी का रिलेशन हमें पता है तो उससे हम इसकी जो है वो एरिया कैलकुलेट कर लेना है। देखते हैं जी जी बच्चे क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज़ इक्वल टू एस। अब बेटे जो एस है वो किस तरफ आएगा, एस इज़ इक्वल टू एरिया अंडर OABD ग्राफ। जी तो बच्चों एस इज़ इक्वल टू एरिया
अंडर ओ ए बी डी। अब बेटे ओ ए बी डी को हमने जो शेप कहा है उस शेप का नाम क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जी बेटे ये जो ओ ए बी डी शेप हमारे पास है उसको हम ट्रेपीजियम का नाम देते हैं, ट्रेपीजियम ओ बी डी, ये मैंने आप लोगों की सानी की लिख दी। अब बेटे इसका एरिया फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, वो क्या है जी बेटे, ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कि इस शेप में जो भी दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी उनका हमने क्या लिखना है, यहाँ पर सम यानी कि प्लस लिखना है, और इसको सारे को हमने मल्टीप्लाई करवाना है हाइट के साथ। अब बेटे ग्राफ में देख लेते हैं कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं और हाइट कौन सी है। देखें जी ओ ए बी डी में पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ओ ए एंड बी डी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और हाइट कौन सी है बेटे, दो ही लाइनें बची हैं, या तो ये वाली लाइन या ये वाली लाइन। अब बेटे ये वाली लाइन तो हो नहीं सकती, ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि ये 90 का एंगल बना रही हो, तो वो यही वाली लाइन 90 का एंगल बना रही है। तो बेटे हाइट हमारे पास ओ डी है, और जो पैरेलल लाइन्स है वो हैं ओ ए और बी डी। जी तो बच्चों ये हमारे पास जो पैरेलल साइड्स थी उनका हमने सम भी लिख दिए, और जो हाइट थी हमारे पास ओ डी वो भी लिख दी है। अब जो स्टार्ट पे हमने अजम्पशंस की थी, जो छोटी छोटी इक्वेशंस बनाई थी, उनसे देख के यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेटे ओ ए की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, इक्वेशन नंबर 1 ने हम पढ़ी थी वी आई। ये बेटे इस साइड पर क्या चल रहा है हमारे पास एस, चले ये 1/2 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ओ ए की हमारे पास वैल्यू थी वी आई। बेटे ये वी आई हमने कहाँ से पता चली है, ये हमें पता चली है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस बेटे बी डी की हमारे पास वैल्यू थी वी एफ, ये हमें कहाँ से पता चली है, इक्वेशन नंबर 2 से, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ओ डी की हमारे पास क्या वैल्यू थी बेटे, ओ डी की वैल्यू थी हमारे पास टी। बेटे ये हमें कहाँ से पता चला है, इक्वेशन नंबर जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से पता चली है ये बात। तो अब बेटे हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, सॉरी इसको 1/2 को छोड़ देंगे, 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा 2s, इधर क्या बन जाएगा वी आई प्लस वी एफ इंटू। बेटे यहाँ पर टी की हमने एक वैल्यू जो है वो देखी थी, वो कौन सी थी, जो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से निकाली थी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब बेटे ये हमने बात कहाँ से देखी है, यहाँ पर साथ में ये लॉजिक देनी है कि ये बात कहाँ से आई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। बेटे ये देख भी लें आप लोग, ये इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ से टी की वैल्यू ये वैल्यू जो हमने निकाली थी ये उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो पहले 3 वैल्यूज़ लगाई हैं वो यहाँ से 1 2 और 3 वी आई टी और वी एफ की वैल्यू हमने उधर लगाई हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बेटे यहाँ पर ये ए जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, सॉरी डिवाइड हो रहा है ओवर बाई फ्रैक्शन के नीचे है, तो हम इस ए को इधर जब लाएंगे ना इक्वल के इस साइड पर, तो ये एब्सोल्युटली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर किस तरह लिख देंगे बेटे, ए इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 2as, बाकी जो दो ब्रैकेट्स थी वो सेम एज इट इज़ हमने जो है वो नीचे लिख दिए हैं। अब बेटे ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं यूँ समझ लें कि ये a प्लस बी है n2, ये a माइनस बी है, तो फार्मूले के तहत जो है वो अलजेब्रिक जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है उसके तहत जो है वो ये किस तरह बन जाएगा। जी बच्चों ये है जो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। बट ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। बट ये हमारे पास कैसे बना है, ये यहाँ पर मैंने लॉजिक लिख दिया है। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र मैथमेटिक्स में इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि सेम जब दो चीज़ों का आपस में सम और डिफरेंस जब मल्टीप्लाई होता है तो उनके स्क्र माइनस के साथ ही आ जाता है। बेटे यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो प्रूफ कंप्लीट हुआ है।